अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़िशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब खत्म हुई तो कप्तान साहब की जिद पर सारी जमात ने कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे पेश कर दिए। उस वक्त इस नाचीज की एक नाकस सी राय थी और वो ये थी कि ये इस्तीफे एक ब्लंडर साबित होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अरकान और रहनुमाओं ने मेरे इस तज्जिए के साथ 100% इत्तफाक किया, लेकिन कुछ ने हस्बे मामूल अंधी तकलीद की और कहा कप्तान जो भी करता है बिल्कुल ठीक करता है। मैंने अपने उस वीलाग में कुछ खदशात का इजहार किया था, यानी कि आप देख सकते हैं कि ईवीएम और ई वोटिंग पर असेंबली में कानून साजी हो चुकी है और तहरीक इंसाफ असेंबली में मौजूद नहीं थी। आप देख सकते हैं कि एक नया अपोजिशन लीडर इलेक्ट किया जा चुका है जिसका नाम राजा रियाज है और अब इस वक्त भी तहरीक इंसाफ वहां मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि उसी अपोजिशन लीडर के साथ मशवरा करके नैब का चेयरमैन भी तब्दील कर दिया गया है। हालांकि जस्टिस मकबूल बाकर का अपॉइंट होना मेरी जाती राय में एक आसन कदम है और वो एक बेहतर शोहरत के हामिल है। इसके बाद अब देखा जाए तो जनाब इलेक्शन कमीशन की जो 2 सीट्स खाली थी पंजाब और केपीके की नुमाइंदगी की, वो भी फिल की जा चुकी हैं और इसी तरह असेंबली में बाकी मामलात भी जो चल रहे हैं उनमें अब तहरीक इंसाफ किसी भी जगह आकर खाली जगह पुर नहीं कर पाएगी। हां, अगर वो यू टर्न लें और आकर दोबारा असेंबलियों में बैठ जाएं। इसके साथ साथ जब इनका ये ताजा ताजा धरना या लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का नाकामयाब ही कह सकते हैं, जो नाकामयाब हुआ है, जिसको कामयाब तो नहीं कह सकते, नाकामयाब है जरूर कह सकते हैं, बड़ा ही मुख्तार लफ्ज भी इस्तेमाल करें तो उस नाकामयाबी के बाद अब इत्तेहादी हुकूमत ने बड़ी जुरत का फैसला किया और कह दिया है कि जनाब इनको 10-10 की सूरत में बुलाया जाए स्पीकर के चैम्बर में और इनके इस्तीफों की तस्दीक करवाई जाए, क्योंकि पहली बात कानूनी सुकम है, ये इस्तीफे टाइप किए गए हैं और इनके सिग्नेचर्स पर मशकूक पाए जाते हैं। तो मतलब इनको जाती तौर पर स्पीकर के चैम्बर में हाजिर होना है और टाइप राइटिंग की बजाय इनको हाथ से लिखे हुए इस्तीफे जमा करवाने हैं और अपने अपने इस्तीफों की तस्दीक करनी है। और इन इस्तीफों की तस्दीक के बाद अब इत्तेहादी हुकूमत ने फैसला किया है कि उन तमाम खाली सीट्स पर अब इलेक्शन करवाए जाएं मरहलावार और इन सीट्स को फिल करके अपोजिशन असेंबली का कोरम पूरा किया जाए। हैरानगी की बात है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इज्तिमाई इस्तीफा दिया है उनमें से कितने लोग इनफरादी तौर पर स्पीकर के चैम्बर में आकर इसकी तस्दीक करेंगे। हालांकि शेख रशीद साहब इन सब में से सब ज्यादा फायदे में रह गए हैं जिन्होंने अभी तक इस्तीफा जमा ही नहीं करवाया है। वो हमेशा अच्छा खेलते हैं और महफूज खेलते हैं, उनको गुट्टी ही ऐसी है कि वो कभी भी गलत जगह पर पांव नहीं रखते जहां पर थोड़ी सी भी फिसलन हो। उनको डिस्कस करना वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं इसके बाद ज़मीनी इंतखाबात होते हैं और उन ज़मीनी इंतखाबात की सूरत में अगर बहुत ही बुरे नताइज भी आते हैं और पीटीआई के बरमुखालिफ इत्तेहादी जमातें 30% सीटें दी जाती हैं, तो ये मत भूलिएगा कि ये सीट्स पीटीआई की थी और अगर पीटीआई की इन 30% सीटों मतलब 100 में से 30% सीटें भी अगर इत्तेहादी जमात ले जाती है तो ऐसी सूरत में असेंबली में इनकी तादाद तो ठीक ठाक बढ़ जाएगी, उसमें भी पीटीआई को नुकसान ही होगा। तो मेरे ख्याल से पीटीआई के लिए बेहतर यही है कि वो एक यू टर्न लें और वापस जाके असेंबलियों में बैठ जाएं, क्योंकि उनके कुछ अरकान ने अब तक सरकारी गाड़ी वापस नहीं की और ईद से पहले उनका वैसे कहना है कि उन्होंने 10 अप्रैल तक की तनख्वाहें ली हैं, लेकिन तनख्वाह ली तो है। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त पीटीआई की वो जो एक उठान थी, वो जो एक बड़े बड़े जलसे जुलूस थे, उनको इमरान खान साहब ने धरने या लॉन्ग मार्च की सूरत में खुद ही खराब कर दिया है। अब मेरे पास खबरें, एक तो खबर यह है कि ये इस्तीफे लेंगे और इस्तीफों के बाद ज़मीनी इलेक्शन भी करवाएंगे और इन पर सबका इत्तफाक है। दूसरी खबर मेरे पास यह है कि ये जो हुकूमत अभी आई है ये बेचारी ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के ये फैसले ले रही है और जिस तरह दिन ब दिन ये अनपॉपुलर होती चली जाएगी, अल्टीमेटली प्लान ये किया गया है कि ये अपने वजन के साथ गिर जाएगी और इतने इनसे सख्त फैसले करवाए जाएंगे कि अवाम के गुस्से और गजब से ये बच नहीं पाएंगे और अल्टीमेटली एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाएगी और उस टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत को लाने के बाद उसको एक्सटेंड करना इतना बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि मुश्किल फैसले ये ले चुके होंगे और वो थोड़े बहुत रिलीफ अवाम को देंगे। तो सियासतदान वैसे भी इस हद तक डिस्क्रेडिट हो चुका है पिछले 6-7 माह में कि अगर उस टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को एक्सटेंड भी किया जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। इसके बाद अगली खबर वो है जिसपे सोशल मीडिया पर एक हाहाकार मचाया हुआ है, वो है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मुबैना तौर पर मलक रियाज और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान गुफ्तगू हुई है, जिसमें खान साहब ने मलक रियाज के जरिए आसिफ अली जरदारी साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चंद दिन पहले मुबैना तौर पर एक पैगाम भिजवाया कि भाई साहब आप मेहरबानी फरमाकर बैकफुट पर आ जाएं तो हम आपस में ही कुछ मामला तय कर लेते हैं।
इस पर अभी तक डिनायल भी आ रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि ये ऑडियो सच्ची नहीं है, ये ऑडियो झूठी है। मलक रियाज साहब इसको डिनाई कर रहे हैं। वैसे मैं जानना चाहता हूं, अगर मलक रियाज साहब इसकी तस्दीक कर देते तो पीटीआई वालों ने कहना था वो एक करप्ट आदमी है, हम उसकी एंडोर्समेंट को मानते नहीं। अगर अब वो डिनायल दे रहे हैं तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के सारे सियासतदान मलक रियाज साहब की जेब में है। और मलक रियाज साहब अब इस तरह की चीज को बर्दाश्त तो नहीं ना कर सकते कि उनके वो पॉलिटिकल सीक्रेट्स जो लीक हो जाए उनकी वो तस्दीक करे, ताकि कल को कोई सियासतदान उन पर एतबार ना करे और उनको मिडल मैन का रोल प्ले करने को ना कहे। वैसे हैरानगी की बात यह है कि सियासतदानों के दरमियान भी ये मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं और उन बड़े लोगों और सियासतदानों के दरमियान भी ये मिडल मैन का रोल प्ले करते हैं। उन बड़े लोगों से मुराद महकमा ज़राअत है। खैर, एक बात मैं यहां पर बहुत खसूसी आज के वीलॉग में करना चाहता हूं। इमरान खान और उनके वर्कर्स को एक बात समझने की जरूरत है कि आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की हकीकत है, नवाज शरीफ की जमात इस मुल्क की हकीकत है। अगर आप पर यह इल्जाम लगता है कि आप उनसे बैकडोर चैनल राब्ते करते हैं तो इसमें बुराई कोई नहीं है। आपने इसको कुफर और इस्लाम की जंग बना दिया है और आपने ये सोच लिया है कि आप ईमानदार हैं, आप मुहिब्बे वतन हैं और आप ही बेहतर मुसलमान हैं। और जो आपसे डिसएग्री करता है तो वो इन तीनों चीजों पर आपके मुखालिफ खड़ा हो जाता है, यानी कि वो बेईमान है, यानी कि वो गद्दार है और वो काफिर भी है। तो बेहतर यही है कि सियासत को सियासत ही रहने दे। ये मैं बार बार कह चुका हूं। इसको कुफर और इस्लाम की और जहाद की जंग मत बनाएं। आपके मोहल्ले में जो आपके खिलाफ काउंसलर इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो कितना ही बुरा हो, एक सियासी हकीकत होता है। आपकी ख्वाहिश पर वो मर तो नहीं सकता, ना ही इस दुनिया से कूच कर सकता है। आपको उसके वजूद को बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके साथ टेबल पर बैठकर डिस्कशन करनी पड़ती है। क्या पाकिस्तान की तहरीक में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अंग्रेजों के साथ बैठकर बात नहीं की? क्या उन्होंने कांग्रेस के साथ बात नहीं की? क्या इसी तरह आप दुनिया के किसी खित्ते में चले जाएं, जब तक कि कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन ना हो, जब तक कि कोई अस्करी या कोई अस्करी आउटफिट ना हो, यानी कि कोई नहायत ही जाबराना या बिल्कुल हथियार उठाकर जैसे तालिबान है, आप उनके साथ बात नहीं करते, फाइन, उस पर भी समझ में आता है। हालांकि लोगों ने मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ भी डायलॉग्स की हैं। तो इमरान खान साहब को और उनकी जमात के वर्कर्स को यह बात समझनी पड़ेगी कि एक ना एक दिन आपको यह बात बावर करवानी पड़ेगी अपने आप को कि आपको इन जमातों के साथ बैठकर बात करना जरूरी है। और हर जमात के साथ बात करती है, इससे उनका कोई इंतजाम नहीं हो जाता। अपना अपने जीजोकार रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान कायम पाइंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सब का नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।